अराउंड 19 डेज़ मैं बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट कर सकता था। मैंने एडुक्वेस्ट सीरीज़ और मैराथन सीरीज़ जो चैनल पे थे पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला पे ऑडियो मोड लगाकर इन सब चीज़ों से तैयारी की। सीआरई था 2024 का जिसका रिजल्ट अनाउंस हुआ था, उसमें आई हैव सिक्योर्ड रैंक 1। पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला के साथ मैंने 11 सिलेक्शंस लिए हैं विद 3 मेंबरशिप्स, 3 सब्सक्रिप्शंस। Hello everyone, so this is हर्ष कुमार. Today I am at the prestigious platform of PW नर्सिंग वाला. आज मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई है आपको ऑर्सेट एग्ज़ाम के बारे में बात करने के लिए। एक इसका ट्रेंड, थोड़ा एग्ज़ाम को एनालाइज करेंगे, करंट कैसा पेपर आ रहा है, थोड़ा एनालाइज करेंगे एमसीक्यूज़ किस तरीके के, कैसे पहले वाले पैटर्न से चेंज आ चुका है, मेरा एक्सपीरियंसेस, मैं कहाँ से पढ़ा, मैंने कैसे प्रिपेयर की, मेरी जर्नी कैसी थी, मिस्टेक्स जो मैंने की, कुछ जो मैंने अवॉइड की और आपको तो अवॉइड करनी ही है इस सेशन के बाद। एक मेरा इस सेशन से एक मेन मोटिव रहेगा कि आप नॉर्सेट 10 और नेक्स्ट एग्ज़ाम्स में जाने से पहले काफ़ी रिलैक्स हो जाएँ और काम होकर, कंफर्टेबल होकर, कॉन्फिडेंट होकर एग्ज़ाम दें। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी पहली स्लाइड्स पे पहुँचते हैं। आपको थोड़ा मैं अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। नॉट टू ब्रैग बट टू जस्ट टेल यू कि विद right mentorship and guidance what can be achieved. So I began my journey with आरोग्यम बैच। पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला का पहला बैच था, 2024 में लॉन्च हुआ। मैं काफ़ी प्राउडली कहता हूँ कि मैं ही पहला स्टूडेंट हूँ पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला का। तब से मेरी जर्नी शुरू हुई। उसके 2 महीने बाद से ही एग्ज़ाम था, नॉर्सेट 6, एंड आई सिक्योर्ड 255 रैंक और मुझे एम्स रायबरेली अलॉट हुआ था। उसके बाद से आज की डेट तक पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला के साथ मैंने 11 सिलेक्शंस लिए हैं विद 3 मेंबरशिप्स, 3 सब्सक्रिप्शंस। पेड सब्सक्रिप्शन मैं काफ़ी सारे ऐसे रैंकर्स हैं इवन पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला से जो रैंक सिक्योर करके आए हैं सिर्फ यूट्यूब चैनल से पढ़ के, बिल्कुल फ्री में पढ़कर, और इससे ज़्यादा वैल्यू तो क्या निकालेंगे। आई पर्सनली प्रेफर कि जो पढ़ा जाए उसको थोड़ा सा पेड बैचेस के साथ, ताकि एक अकाउंटेबिलिटी रहे, थोड़ा सा पिंच करे कि हाँ अपने पॉकेट से पैसे दिए थे। और अब थोड़ी बहुत काफ़ी और जो मेरी इम्प्रूवमेंट हुई जर्नी में, एग्ज़ाम्स में, सब्सिक्वेंट एग्ज़ाम्स में, तो आपको बताना चाहूँगा सीआरई 3 जो अभी रिसेंट सीआरई था 2024 का जिसका रिजल्ट अनाउंस हुआ था, उसमें आई हैव सिक्योर्ड रैंक 1। इन सीआरई 2 आई सिक्योर्ड रैंक 21। In NORCET 7, I secured 456. SGPGI Lucknow, I secured rank 5. PGICH, I secured rank 3. और भी कुछ सिलेक्शंस हैं, कुछ रैंक्स हैं, अब इतना याद नहीं है। इट वाज नॉट टू ब्रैग, मैं बहुत हम्बल हूँ इन चीज़ों में। बस आपको बताना ही चाह रहा था कि करेक्ट गाइडेंस और मेंटरशिप का क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है आपकी प्रिपरेशन पर। चलेंगे पहली स्लाइड पर, व्हाट नेवर चेंजेस। तो क्या चीज़ें एग्ज़ाम में चेंज नहीं हो रही हैं कुछ टाइम से, उनमें से पहला है 80-20 प्रिंसिपल। जो 80-20 प्रिंसिपल है, ये मेल टू फीमेल वाला सिलेक्शन वाला नहीं है क्राइटेरिया। 80-20 प्रिंसिपल सेज 80% of the exam marks can be secured just by studying 20% of those important topics which are examiner favorite each year. तो थोड़ा सा मैथ्स करेंगे। 80% एग्जाम के मार्क्स आप ला सकते हो, 80 मार्क्स आउट ऑफ 100 ला सकते हो, सिर्फ 20% सिलेबस 4 साल का बढ़ के, जो कि 1 साल से भी कम है। अब एक डाउट आता है स्टूडेंट्स का कि किसी किसी को 2 साल लग गए, 3 साल लग गए, ज़्यादा टाइम लग गया। ये सब मैं कहूँगा कि इतना ही डिफरेंस है आपकी चॉइसेस के ऊपर। आपको डिसाइड करना है कि आपको ट्रेडिशनल फ्रॉम द स्क्रैच सब कुछ खुद करके हार्ड वर्किंग वाला तरीका अपनाना है, या फिर किसी ट्राइड एंड ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क में आपको वो जो 80% टॉपिक्स हैं वो स्ट्रक्चर्ड करके मैथडोलॉजिकली आपको परोसे जाते हैं, स्पून फीड किया जाता है, आपकी 2 मिनट की नूडल बना के आपको दी जाती है। सारा का सारा जितना भी हार्ड वर्क है कंटेंट क्रिएशन का, एमसीक्यू कलेक्शन का और पीवाईक्यूज जो भी आपके लिए ला रहे हैं, सब कुछ आपके लिए आपके बैकएंड पे होता रहता है और आपको दिया जाता है। ये सब मेरे लिए पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला ने किया। कोई और भी कुछ प्लेटफ़ॉर्म आप जिसके साथ जुड़े हुए हैं, आप उनके साथ जुड़े रह सकते हो। इवन ट्राई करना चाहो नए प्लेटफ़ॉर्म, हमारा पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला पे यूट्यूब चैनल पर आकर आप फ्री पे भी पढ़ के और देख सकते हो क्या क्वालिटी प्रोवाइड हो रही है। दैन कम्स इज़ मेजर सब्जेक्ट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। पहले वाले एग्ज़ाम्स की तरह भी अब भी मेजर सब्जेक्ट्स पर
काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस रहता है एग्ज़ाम का। मेरी माइनर सब्जेक्ट से कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है कि आपको माइनर सब्जेक्ट्स नहीं करने हैं, बट बिफोर कंप्लीटिंग द मेजर सब्जेक्ट्स, बिफोर गोइंग थ्रू, बिफोर कवरिंग ऑल द मेजर सब्जेक्ट्स, डू नॉट मूव टू माइनर सब्जेक्ट फर्स्ट। बिना मेजर सब्जेक्ट्स किए हुए एग्जाम में बैठना वुड बी अ फेटल मिस्टेक। अब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में बताऊंगा पेडियाट्रिक्स और ओबीजी, क्योंकि हाल ही हाल देखा गया है थोड़ा ज़्यादा है इनका कवरेज। देन एमएसएन एंड फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जो कि प्री में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। देन वी हैव मेंटल हेल्थ नर्सिंग एंड आर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। कुछ चीज़ें जो एग्ज़ाम में अभी तक चेंजेस आ चुके हैं और हमें उनको कैसे टैकल करना है, क्या एक बेटर स्ट्रेटेजी रहेगी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रिवियल क्वेश्चंस पूछे जाते थे, अब वैसे ट्रिवियल स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। पहले के टाइम पर एम्स, अलग अलग एम्स अपना अपना एग्जाम लेते थे। उन एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए आप एक गाइड से बैठकर, घर पर बैठकर, बिना किसी की ज़्यादा हेल्प से आप क्लियर कर सकते थे। अब चेंजेस ये आए हैं कि सिनेरियो बेस्ड, क्लिनिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आप देखोगे तो आपको एमसीक्यू में ऑप्शंस सारे के सारे सही नज़र आएंगे, और वो सही होते भी हैं। आपको उनमें से बस प्रायोरिटी आंसर, बेस्ट आंसर उस सिनेरियो में जो है उसे चूज़ करना है। ये सब चीज़ें खुद डेवलप करना, खुद इन सब चीज़ों को क्रैब करना, इन सब चीज़ों का एक अप्रोच बनाना, एग्ज़ामिनर कैसे सोचता है, फ्रॉम द स्क्रैच थोड़ा खुद करना मुश्किल है। देखा गया है अभी हाल ही हाल में पीडियाट्रिक्स और ओबीजी के इतने क्वेश्चन पूछे गए कि 40 टू 50% एग्ज़ाम कवर हो रहा है लास्ट 2-3 नॉर्सेट में। हाँ, ये कहना चाहूँगा, एक डिस्क्लेमर है कि पुराने ट्रेंड को देखकर आप नए वाले नॉर्सेट एग्ज़ाम में जो आएगा उसको जज नहीं कर सकते। क्योंकि नॉरसेट एंड सीआरई एग्जाम्स हैव अ एबिलिटी टू सरप्राइज यू। जैसे कि सीआरई 2 हुआ था, जो पहला सीआरई था 2024 का, उसके अंदर एक ही जगह से, एक ही टॉपिक से इतना पूछा गया कि एचआईवी, एड्स, टीबी सब कुछ उसमें से पूछा गया था, बाकी चीज़ें हटा दी। तो हमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्टिक नहीं होना है इस चीज़ पर कि पीडियाट्रिक्स ओबीजी पे ही आप लग गए हो। आपको इक्वल वेटेज देना है पीडियाट्रिक्स, ओबीजी, एमएसएन एंड एमएचएन, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और सीएचएन को। आप माइनर सब्जेक्ट्स भी कवरेज कर सकते हो इनका कवरेज लेने के बाद। देन कम्स, अब जो देखा गया है ना रिसेंटली, क्रिटिकल केयर एरियाज में से क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं। इफ़ यू आर नॉट वर्किंग और इफ़ यू आर वर्किंग एंड आर नॉट प्लेस्ड इन इमरजेंसी सिचुएशंस, जैसे कि आईसीयू है या फिर इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, तो उनका भी जो एक्सपोजर है लेना काफ़ी खुद मुश्किल होता है। उस सिनेरियो में बैठकर अपने आप को इमेजिन करना मुश्किल होता है, या फिर इन रियल प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, ये वाली चीज़ें घर पर बैठकर खुद बुक्स के थ्रू समझना थोड़ा मुश्किल है, मैं कहूँगा। इस चीज़ का भी आपको एक एक्सपर्ट फैकल्टी, जिनने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स खुद दिए हैं या फिर काफ़ी टाइम से बच्चों को, बाकी स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को अपने सक्सेसफुल एम्स तक पहुँचा रहे हैं, उनकी गाइडेंस लेना ज़रूरी है। इमेज बेस्ड क्वेश्चंस पर आते हैं, जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स पूछे जाते हैं, चाहे डायग्नोस्टिक इमेजेस आपको दिखाई जाएंगी। उन डायग्नोस्टिक इमेजेस को, जो कि नेगेटिव में होती हैं, ब्लैक एंड वाइट में, थोड़ा समझना हमारे लिए मुश्किल होता है उन डायग्नोस्टिक इमेजेस को, क्योंकि वो ब्लैक एंड वाइट में नेगेटिव में होती हैं, और उसके अंदर जो है एक स्पेशल लंग की मार्किंग्स आपको दिखाएंगे। ब्लड वेसल्स को प्रोमिनेंट कहाँ पे हो रही हैं, ये सारी चीज़, स्टीपल साइन, डबल बबल साइन, इतनी आसानी से आप सर्च इंजन पे देखेंगे उन इमेजेस को तो समझ नहीं आता। अब इस सिनेरियो में जब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है, इसमें आपको अल्टीमेटली, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि खुद बैठकर ज़्यादा टाइम लगाकर टाइम वेस्ट करने के बजाय, व्हाई नॉट अ टीम दैट इज़ वर्किंग एट योर बैक एंड। वो टीम आपके लिए पीछे से सब कुछ काम कर रही है, आपको समझा रही है, आईबीक्यूज़ और सब कुछ आपके लिए कलेक्ट किया जा रहा है। इवन रिसेंटली मैंने मोहित सर और चंदन सर से बात की थी, उन्होंने कहा था कि काफ़ी इस चीज़ पर भी ध्यान दिया है, उन्होंने ऑब्ज़र्व किया है कि एफएमजीई एग्ज़ाम्स, इनीसेट एग्ज़ाम और नीट पीजी एग्ज़ाम्स में से इंस्पायर होकर एग्ज़ामिनर हमारे नॉरसेट में और सीआरई में भी क्वेश्चंस दे रहा है। एज़ अ वर्किंग, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और आकर आप ये सब चीज़ें ग्रैब करने की कोशिश करोगे, अगेन दैट इज़ जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। व्हाई नॉट कि आपको जिन फैकल्टीज़ का एक ही सब्जेक्ट पढ़ने का काम है, आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ाने का काम है, वो आपके लिए सब काम करके दें, और जबकि आप प्रिपेयर करो सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ। हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर आएँगे, टाइम मैनेजमेंट इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। अब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर टाइम मैनेज करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो एग्जामिनेशन हॉल तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि एग्ज़ामिनेशन हॉल तक पहुँचने के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरना पड़ेगा। एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरने के बाद आपको इतना ब्रेव इनफ होना पड़ेगा कि आके आप एग्ज़ाम दो। देखा गया है 10% तक बच्चे एग्ज़ामिनेशन हॉल में एब्सेंट रहते हैं। उनमें एग्ज़ामिनेशन हॉल में वो फ़ॉर्म भरते हैं, मेबी कुछों की जेन्युइन किसी का रीज़न होता है कि वो नहीं आ पाया, लेकिन बहुत सारे विलिंगली डर कर, करेज लूज़ कर कर एग्ज़ाम नहीं देते। आपको एग्ज़ाम देना है, ब्रेव बनना है, कॉम्पिटिशन कम नहीं करना, कॉम्पिटिशन आकर बैठकर बढ़ाना है, दिखाना है कि पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला के जो एस्पिरेंट्स यहाँ से प्रिपेयर कर रहे हैं, वो क्या अपना पोटेंशियल रखते हैं। सबसे पहले तो अब आपको मैं और चीज़ें कुछ बताना चाहूँगा एग्ज़ाम देने के फ़ायदे। नॉर्सेट 6 काफ़ी मैं कहता हूँ कि मेरे टाइप का एग्ज़ाम था, क्योंकि उसके अंदर पूछे गए थे ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग में से अराउंड 7 टू 8 क्वेश्चंस मेंस में आ गए। उस टाइम पे 100 मार्क्स का पेपर होता था, 7 टू 8 मीन्स 7 टू 8% ऑफ द पेपर मेरा मेंटल हेल्थ नर्सिंग में से आया, जो कि मेरा कंफर्टेबल सब्जेक्ट है। शोएब सर कुछ पढ़ाते ही इस तरीके से हैं कि आपको एक बार पढ़कर और इतने एंटरटेनिंग तरीके से पढ़ाते हैं, आपको नोट्स आपको रिवाइज़ करना है बस और आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। आप एग्ज़ाम नहीं देते हो तो अभी रिसेंटली जैसे नॉर्सर 9 में आपने देखा होगा कि सीट मैट्रिक्स रिवाइज़ हुआ है। एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है और फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में नहीं आए थे, लेकिन सीट मैट्रिक्स रिवाइज़ होने के बाद उन्हें भी चांस मिलेगा। उन्हें भी एक गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। फर्स्ट तो गवर्नमेंट जॉब में एक सिक्योरिटी चाहिए। आप एक नर्सिंग ऑफ़िसर बन के सिक्योर हो जाते हैं, उसके बाद सब्सिक्वेंट एग्ज़ाम्स तो ऐसे ही निकल जाते हैं। आप सब्सिक्वेंट एग्ज़ाम्स में अपने करीबी या अपने पसंदीदा एम्स तक जा सकते हैं। एग्ज़ाम देना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप जो जो वो एमसीक्यू एग्ज़ाम के टाइम पे सॉल्व करने का, पेपर एग्ज़ाम के टाइम पे रियल टाइम पे सॉल्व करने का एक्सपीरियंस है, वो चीज़ घर बैठकर रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते। उसको रेप्लिकेट घर पे बैठकर नहीं किया जा सकता। वो जो एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचना, वो एग्ज़ाम सेंटर में जाकर जितना एग्ज़ाम स्टार्ट होने तक का टाइम है, उसमें स्ट्रेस मैनेज करना, एंग्ज़ायटी मैनेज करनी, टाइम के अंदर एग्ज़ाम करना, ये सब चीज़ें भी एग्ज़ाम देने से आप सीखते हो। टाइम मैनेजमेंट से और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, इस नॉर्सर्ट एग्ज़ाम में सफिशिएंट टाइम होता है। आपको पैनिक नहीं करना, जल्दी-जल्दी क्वेश्चन नहीं करना है। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, कॉम्प्रिहेंड करो, उसके ऑप्शंस देखो, बेटर ऑप्शन को आइडेंटिफ़ाई करो। अच्छे से उसके डिस्ट्रैक्टर्स पे भी ध्यान दो, कहीं आप नॉट एक्सेप्ट के चक्कर में फँस जाओ। आपको रेस नहीं जीतनी है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एग्ज़ाम में सीट चाहिए। जल्दी एग्ज़ाम करने वाले को नर्सिंग ऑफ़िसर जल्दी बनने का कोई ऐसा नहीं है कि जल्दी एग्ज़ाम किया था और मैं नर्सिंग ऑफ़िसर भी जल्दी बनूँगा। कभी भी आपको एग्ज़ाम में आंसर्स मार्क करने के बाद रिवाइज़ नहीं करना उन्हें। जो गट फीलिंग से अपना पहला आंसर आप मार्क करते हो, वो हमेशा सही होता है। आप उसे जाकर रिवाइज़ करोगे, अगर आपके पास बाय द एंड ऑफ द सेशन कुछ टाइम बचा है, तो जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं, उन क्वेश्चन्स पर जाओ, पुराने वालों को रिवाइज़ मत करो। फोमो में नहीं आना कि अगर आपको कोई कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन में फँस गए हो और कहीं न कहीं कुछ न कुछ 1 मिनट आपने उसमें गँवा दी है, अगली 1 मिनट तक आपको लगता है मैं भी एस्पिरेंट रहा हूँ, एक बार इन्वेस्ट कर देते हैं ना थोड़ा-सा एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन को करते हुए, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसको छोड़कर आगे बढ़ना, लेकिन इस चक्कर में सही आंसर लाने के एक लालच में, ग्रीड में आप उस सेक्शन के 2 या 3 आगे जो आपको क्वेश्चन्स आते थे, हो सकता है मिस आउट कर दो और सेशन आपका टाइम आउट हो जाए। इसको एक एंड में मैंने आपके लिए पॉइंट रखा है, वो ये है कि रिस्क भी हमें लेना है। बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल विज़डम ये कहती है कि हमें नेगेटिव कंट्रोल करना है, एक्यूरेसी बढ़ानी है। अगर आप नेगेटिव कंट्रोल कर लेते हो, एक्यूरेसी भी बढ़ा लेते हो, लेकिन आपके नंबर और अटेम्प्ट्स ही कम हैं, आपने क्वेश्चन ही कम अटेम्प्ट किए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस में से तो आपके सही होंगे, नेगेटिव का कंपनसेशन भी देना है, नेगेटिव मार्किंग भी लगेगी और आपका नेट स्कोर आएगा। अगर वो नेट स्कोर आपके कट ऑफ से नीचे जाता है, तो ऐसे नेगेटिव कंट्रोल और ऐसी एक्यूरेसी का कोई फ़ायदा नहीं। मैं कहूँगा ट्रेडिशनल विज़डम में आपको एक और पॉइंट ऐड करना है कि नेगेटिव तो कंट्रोल करना ही है, आपको एक्यूरेसी तो मेंटेन करनी ही है, साथ में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके किस तरीके से बढ़ेंगे, मैं आपको बताता हूँ। आपको रिस्क लेना है, आपको गट फीलिंग पे जाना है, आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, बेकार के फ्लूक्स नहीं मारने। आपको एलिमिनेशन सीखनी है। जैसे-जैसे मैं कहूँगा एमसीक्यूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक टीचर के साथ एमसीक्यूज़ सॉल्व होते हुए देखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से मेरी नॉरसेट 6 के टाइम की प्रिपरेशन पे मोहित सर ने एमसीक्यू सॉल्व करके दिखाए, अपने ट्रिक्स के बारे में बताया, उन्होंने एक स्पेशल सेशन ही था जिसके अंदर एलिमिनेशन सिखाई।
जिसके अंदर उन्होंने बताया कि अगर 2 ऑप्शंस हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो काफ़ी चांसेस होते हैं उन्हीं के सही होने में, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी दोनों ऑप्शन सही नहीं हो सकते। बाकी कैसे अप्रोच है, कैसे एग्ज़ामिनर का माइंड हमें पढ़ना है, किस तरीके से हमें पता करना है कि क्या सही आंसर एग्ज़ामिनर के हिसाब से उसके अंदर है, क्योंकि एम्स के जो आंसर वो सेलेक्ट करते हैं कभी-कभी काफ़ी जगह थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन रहता है। उन्हीं सबको आपको प्रिपेयर बार-बार एमसीक्यूज़ खुद सॉल्व कर भी और अप्रोच और जो मेथोडोलॉजी है, वो सीखनी है आपको एग्ज़ाम जैसे सॉल्व कर रहे हैं एमसीक्यूज़ हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज़ उनको देखकर। नेक्स्ट मैं कहूँगा कि जो मैनेजमेंट आपका टाइम का है, आपको सिर्फ़ एग्ज़ाम हॉल में ही नहीं चाहिए, आपको एग्ज़ाम तक पहुँचने से पहले प्रिपरेशन टाइम में भी मैनेज करना है, उस तक हम पहुँचते हैं। टाइम मैनेजमेंट बिफोर द एग्ज़ाम। पहले भी बात हो गई बिल्कुल मेजर सब्जेक्ट्स को तो आप जो मेरा पॉइंट नंबर 1 है उसको तो कवरेज के बिना एग्ज़ाम में नहीं जाना है। देन कम्स मेक नोट शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स बनाओ। जैसे कि आरती मैम कहते हैं जैसे नोट्स वो बनवाते हैं बिल्कुल ही शॉर्ट, स्मॉल और ईज़ी टू रिवाइज़। आपको जैसे बिलाल सर थे जो मुझे मिले थे अवार्ड फंक्शन के टाइम पे, उन्होंने आरआरबी में 100% स्कोर किया है। उन्होंने कहा था कि एक फैट मोटी बुक अपनी खुद की नहीं ऑथर करनी है, और मेरे को इतना स्टिक हो गया है वो कि मैंने इस पॉइंट में भी इंक्लूड किया है कि डोंट ऑथर योर ओन फैट बुक। अपना शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स बनाओ जिनको आप आराम से दोबारा से भी रिवाइज़ कर पाओ। डोंट जकल बिटवीन द रिसोर्सेज वाइल यू आर प्रिपेयरिंग। काफ़ी ना इतना ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन हो गया है, कनेक्टिविटी बढ़ गई है और सभी ने अपना अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया है। क्वालिटी पे कई सारे ध्यान नहीं दे रहे हैं, कुछों की क्वालिटी बहुत अमेजिंग है। मैं आपको इसी से लिए बताना चाहूँगा क्योंकि कहीं ना कहीं फोमो में आ जाते हैं बाकी एस्पिरेंट्स को सुनकर कि यार इसने यहाँ से पढ़ा था, वहाँ से भी पढ़ा था, इधर से भी पढ़ा था, दो दो जगह से पढ़ लूँगा तो ज़्यादा बेटर प्रिपरेशन हो जाएगी। पर ऐसा नहीं होता। मैं आपको कुछ ड्रॉबैक्स बताना चाहूँगा रिसोर्सेज को जगल करने के। अगर आप एक फैकल्टी से पढ़ते हैं, फिर वही चीज़ दूसरी फैकल्टी से पढ़ते हैं, आप एक तो उनके बताई हुई ट्रिक्स में कन्फ्यूज़ कर जाएँगे। आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि ये वाला निमोनिक था, वो वाला उस फैकल्टी का निमोनिक था, और आपने कन्फ्यूज़ किया। रियल टाइम में एग्ज़ाम में बैठने के बाद आपने मिक्स करके कोई तीसरा ही निमोनिक बता दिया और ऑप्शन आप गलत चूज़ कर बैठेंगे। हर एक टीचर की एक मेथोडोलॉजी होती है, और मेथोडोलॉजी पे स्विच अगर आप करते हैं एक टीचर के और फिर दूसरे वाले पे, उसमें भी आप काफ़ी टाइम लूज़ करते हैं क्योंकि अडैप्ट करने में आपको टाइम लगेगा। अगर किसी प्लेटफ़ॉर्म का टीचर फैकल्टी टर्नओवर रेट बहुत ज़्यादा है, नए-नए फैकल्टीज़ आए जा रहे हैं, फिर से आप यही प्रॉब्लम फेस करेंगे। एक नोट्स जो आपने एक रिसोर्स से बनाए हैं, एक जगह से पढ़कर बनाए हैं, वो तकरीबन उसी वाले ही फ़िलॉसफ़ी पर बने होते हैं। अगर आप उसमें एक्टिव रिकॉल करना चाहते हैं, तो आप जिस तरीके से कार चलाने की या बाइक चलाने की हैबिट होती है, हम अपने वाले व्हीकल पे कंफर्टेबल होते हैं, वही नोट्स के साथ भी है। एक्टिव रिकॉल करना अपने पुराने वाले नोट्स को थोड़ा ज़्यादा ईज़ी रहता है कंपेयर टू आप नई जगह से दोबारा से नोट्स बना रहे हैं। आपको वर्ड बाय वर्ड हर एक चीज़ दोबारा पढ़नी पड़ेगी। आप उसके अंदर ऐसे नहीं कर सकते कि शुरू के कुछ वर्ड्स पढ़े और आगे आपका दिमाग में अपने आप आ गया। क्योंकि आपको फिर से फ्रेश पढ़ना पड़ रहा है हर एक वर्ड बाय वर्ड नए नोट्स को। काफ़ी इस चीज़ से फँस क्रिएट करता है होता है। मैं यही कहूँगा कि रिसोर्सेज़ के बीच में दखल मत करो। एक ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेटफ़ॉर्म के साथ स्टिक हो जाओ। मैं कहता हूँ जिस भी इंस्टीट्यूशन के साथ, जिस भी प्लेटफ़ॉर्म के साथ आप जुड़े हो, उन्हीं का हो जाओ। जो भी आपको वो कहते हैं, जो भी आपको करने के लिए कहते हैं, जो भी आपको वो गाइड करते हैं, उसको ब्लाइंडली अपना दिमाग लगाने के बजाय उन्हें फ़ॉलो करो, क्योंकि उन्हें आपसे ज़्यादा एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस है। आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि प्लेटफ़ॉर्म आप ऐसा चुनो जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, जिसका पहले से रैंक्स आई हैं, जहाँ से पहले से काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा हो। आपको ब्लाइंडली सिर्फ़ सिर्फ़ इस चीज़ में अगर आप प्लेटफ़ॉर्म चूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना है अपना भी। आपको किसी न किसी के एडवर्टाइज़मेंट में या किसी के बहकावे में आके प्लेटफ़ॉर्म नहीं चूज़ करना। हम नेक्स्ट पॉइंट पर पहुँचते हैं अब। अब ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ में आपने एक कदम रखा है, आपने एस्पायर किया है कुछ और आपको फेलियर्स ना मिले। आपको फेलियर्स मिलेंगे, बस आपको डिसहार्टेंड बिल्कुल नहीं होना है। फेलियर प्रोसेस में आते ही हैं। अगर आप किसी चीज़ में पैर रखते हो तो फेलियर हो सकता है आपको ना भी मिले।
लेकिन डिसहार्टन बिल्कुल नहीं होना। हमें अपने अपने एफ़र्ट्स पे, क्योंकि वही एक चीज़ है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हीं पर ध्यान देना है। बाकी का जो सब कुछ है, आप डिसहार्टन हो रहे हो, लोग क्या कह रहे हैं, सब कुछ ये सब बैकग्राउंड नॉइज़ है, बिल्कुल मत ध्यान दो। कभी भी एक बार सक्सेस पाने के बाद कोई इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करता। सब यही कहते हैं कि उसने सिक्योर कर लिया और आपके बारे में सिर्फ़ अच्छी ही बातें होंगी। सभी के सब आपको सिर्फ़ एक एक सक्सेस के साथ ही याद रखेंगे। ये वाला तो पॉइंट मैंने बहुत ही ऐसे बोल्ड कर और एक फ़नी सी लाइन बनाने की कोशिश की। बी वाइज़, रिवाइज़ और एल्स यू विल हैव टू गो थ्रू एवरीथिंग वन्स अगेन। ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। काफ़ी रिपीटेडली मेंटर्स की तरफ से बताने के बाद भी, आरती मैम के बोलने के बाद भी, नोट्स बनाने का एक हैंडीकैप था। वो वही एक ही नोटबुक में सभी सब्जेक्ट के नोट्स बन रहे थे और वो यूज़लेस हो जाते हैं आपके नेक्स्ट प्रिपरेशन के टाइम पर। काफ़ी चांसेस हैं कि पहला जो इंस्टीट्यूट आपको अलॉट होता है, इफ़ यू आर लकी, यू विल गेट द वन दैट यू एस्पायर फॉर और ड्रीम फॉर। पर सब्सिक्वेंट जो जितना भी मैंने देखा है एस्पिरेंट्स को सब्सिक्वेंट प्रिपरेशन करनी ही पड़ती है। एक नॉर्सेट एक एम्स में जाने के बाद अपने घर के पास का एम्स ढूँढते हैं या फिर कोई बेटर जगह का एम्स तभी थोड़ा ढूँढते हैं। एम्स बेटर नहीं है, उस जगह के लिए बच्चे चेंज करते हैं। एम्स सारे ही एलीट इंस्टीट्यूशंस हैं। अब उसमें जो आप सब्सिक्वेंट तैयारी करोगे, अगर आपके पास नोट्स प्रिपेयर्ड नहीं है, देन यू विल लूज़। आप एक्टिव रिकॉल, ये जो बाकी ट्रिक्स हैं, ये तो आप कर ही नहीं पाओगे बिना नोट्स के। सो यू व्हाट यू हैव टू डू इज़ एक्टिव रिकॉल। इस पे हम पर हमारी बात हो गई है अभी। इसमें क्या होता है, आपको शुरू के कुछ वर्ड्स पढ़ने के बाद, आगे के जो वर्ड्स हैं, आगे का जो कंटेंट है, आपको आपके दिमाग में खुद ही आ जाना चाहिए। आपको वर्ड बाय वर्ड आगे का नहीं पढ़ना है, उस पे हाथ रख लो या फिर उसको आधी किताब को मोड़ लो। आपको आगे का जितना भी है खुद याद करना है, अपने दिमाग से एक्टिवली रिकॉल करना है। और पैसिव रिकॉल पर्पस आप ये कर सकते हो जो मैंने किया कि अब खाना भी खाना होता था या फिर कुछ भी, हाँ, मेरे पास 2 ही महीने का टाइम था। अप्रैल में 14 अप्रैल के बाद 5 मई को नॉट सेट 6 था। इट गिव यू रफली अराउंड 19 डेज़। मैं बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट कर सकता था। मैंने एडुक्वेस्ट सीरीज़ और मैराथन सीरीज़ जो चैनल पे थे पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला के, उन्हें खाना खाते हुए, इवन जिम जाते हुए, ऐप पे ऑडियो मोड लगाकर इन सब चीज़ों से तैयारी की। इतना भी ओवरकिल करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं बहुत ज़्यादा ही गेट इन हो चुका था इस प्रिपरेशन के अंदर, तो मैंने इस तरीके से टैकल किया। नेक्स्ट वी हैव इज़ टूल फॉर रिवीजन। ये जिस तरीके से रितु मैम कहते हैं कि जिस दिन आप सोच लो, एस्पायर कर लो कि मुझे एम्स का ये वाला इंस्टीट्यूशन लेना है, नॉरसेट का एग्ज़ाम भरना है, उसी दिन से आपको एमसीक्यू शुरू करने हैं। एमसीक्यूज़ सिर्फ़ आपको ये नहीं, आपको सिर्फ़ एग्ज़ाम के लिए रेडी नहीं करता। पीवाईक्यूज़ तो ऑलरेडी एग्ज़ाम में आने वाले ही क्वेश्चंस हैं, जो आ चुके हैं। और जो बाकी एमसीक्यूज़ आप प्रिपेयर करते हो या अपने फैकल्टी को आपको वो करवाते हैं एमसीक्यूज़, उनसे सिर्फ़ आप एग्ज़ाम के लिए रेडी नहीं, साथ में आपका कंटेंट भी रिवाइज़ होता है पहले वाला। आप कंटेंट रिवाइज़ कर पाते हो उसमें, इसके साथ कि आप बाकी के 4 ऑप्शंस को देखोगे कि वो 4 ऑप्शंस किस कॉन्टेक्स्ट में बेटर आंसर प्रूव होते। आप ये देखोगे कि जो उस टॉपिक के साथ है, जैसे कि फैकल्टीज़ का जो स्ट्रक्चर है, कुछ जो एडिक्वेट सीरीज़ थी उसमें आपको कराया जा रहा था, साथ के साथ ही उस एमसीक्यू के रिलेटेड के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या पीवाईक्यूज़ हैं, उन्हें भी साथ-साथ कराया गया। उन सब टॉपिक्स को पूरा थोड़ा लेंथी करके, थोड़ा एक्सप्लेन करके बाकी सारी चीज़ें भी बताई गई। और इन सब से ही एडिक्विज़ में 13 या 14 क्वेश्चन कवर होते थे एक वीडियो के अंदर, लेकिन दैट यूज्ड टू बी वेरी प्रोडक्टिव वीडियो, दैट यूज्ड टू बी वेरी प्रोडक्टिव सेशन, क्योंकि उसके आजू-बाजू की आपको सारी चीज़ बाय द एंड ऑफ सेशन याद हो जाती थी या रिवाइज़ हो जाती थी। स्पेंड मोर टाइम ऑन द टॉपिक्स दैट यू फील चैलेंजिंग। आपको बिल्कुल चैलेंजिंग वाले सब्जेक्ट्स इग्नोर नहीं करने हैं, जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग ना अपने आप में काफ़ी, मैं कहता हूँ, गेम चेंजर सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ नर्सिंग आपको याद हो जाएगी बहुत ईज़िली और उसी के अपोज़िट स्पेक्ट्रम में है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो कि आपको याद करने में थोड़ा एफ़र्ट लगेगा, आपको बार-बार याद करना पड़ेगा, आपको बार-बार प्रोग्राम के नेम, डेट्स के नेम याद करने पड़ेंगे। इसमें आपको चंदन सर इतना ही हेल्प कर सकते हैं कि थोड़ा-सा ट्रिक्स बना के आपको ईज़ी करवा देंगे। बार-बार आपको याद करवा कर इम्पोर्टेंट चीज़ों को बिल्कुल ऐसे ज़हन में बिठा देंगे। लेकिन ओवरऑल इट्स अ वोलेटाइल सब्जेक्ट, आपको थोड़ा-सा इसमें एफ़र्ट खुद भी डालना पड़ेगा। शोएब सर वाली ट्रिक जो उनसे सीखी मैंने, वो बोलते हैं कि व्हेन यू आर फ्रेश
इन द मॉर्निंग के बिल्कुल ही नया-नया आपको पढ़ना है कुछ, तो उस टाइम पे न्यू मटेरियल ग्रैब करो, नई चीज़ें लर्न करो और व्हेन यू आर टायर्ड लेटर इन द डे, देन यू हैव टू रिवाइज़ ऑल दैट। ये चीज़ काफ़ी एप्लीकेबल होती है वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी, जो वर्किंग हमारे कैंडिडेट्स हैं, वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं, उनको पढ़ना है। ट्राई करो अपना जॉब आवर्स से पहले एक बार पढ़ जाओ, क्योंकि उस टाइम पे आप बिल्कुल एक्टिव होगे, बिल्कुल फ्रेश मेमोरी होगी, आप सब कुछ याद कर पाओगे और जब एग्ज़ॉस्ट होकर आते हो, मेरा काफ़ी रिस्पेक्ट है उन वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ, क्योंकि मैं भी एक ऐसा एस्पिरेंट रहा हूँ जब मैं वर्किंग था। काफ़ी मुश्किल होता है आकर एफर्ट्स बनाकर अपना सब कुछ विल पावर ग्रैब करके, विल पावर को समन करके और बैठना। तब उस टाइम पर अब आते हो आप, एग्ज़ॉस्टेड हो, आपको ऐसा लग रहा है कि नया नहीं पढ़ा जाएगा, तो पुराने नोट्स उठाओ और उन्हें एज़ इट इज़ ही रिकॉल कर दो, एक्टिव रिकॉल कर दो, पन्ने ही पलट लो, लेकिन आपको रिवाइज़ करना है डे एंड तक। फ़ियर ऑफ कॉम्पिटिशन, ये सबसे रिलैक्सिंग स्लाइड है मैं कहना चाहूँगा। एक इससे पहले मैं आपको इन पॉइंटर्स पे लाऊँ, एक और चीज़ जो मैं आपको रियलाइज़ कराना चाहता हूँ कि नर्सिंग एग्ज़ाम में, अदर देन नॉर्सेट जो भी एग्ज़ाम आते हैं जॉब वाले, जिनके अंदर 45 सीट्स हैं, 50 सीट्स, 100 सीट्स हैं, उन्हें ऐसे एस्पिरेंट्स इग्नोर कर देते हैं कि कुछ है ही नहीं। आप एक तो इनको 150 से सबको ऐड करोगे ना, ये तो बहुत मैसिव सीट्स हो जाती हैं। उन एग्ज़ाम्स को भी दो। उन एग्ज़ाम्स को आपको उस हॉस्पिटल में बेसिक जॉइनिंग नहीं चाहिए, आपको एक एग्ज़ाम एक्सपोज़र तो मिलता है। और कहीं न कहीं आप बाकी प्रोफ़ेशनल्स से पूछोगे, लॉ वालों से पूछोगे या बाकी जगह और प्रोफ़ेशनल्स हैं, जैसे आई वुड से साइंस में साइंटिस्ट की पोस्ट या सपोज़ कितनी कमाते हैं आप, 45-50, वो कभी पोस्ट देखेंगे तो उन्हें लगेगा दिस इज़ अ बोन। आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अभी नॉरसेट की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो नॉरसेट एग्ज़ाम में अराउंड 90,000 एप्लीकेंट्स होते हैं। उसमें से 10% तो एज़ इट इज़ ही एब्सेंटी होते हैं। हमें उन 10% एब्सेंटी में बिल्कुल नहीं होना, लेकिन हाँ, ये 10% जो एब्सेंटी हैं, उनकी वजह से आपका कॉम्पिटिशन कुछ हद तक डिक्रीज़ हो जाता है। साल में नॉर्सेट 2 बार होता है, 2000 से 4000 वैकेंसीज़। इसके ऑड्स आप कैलकुलेट करोगे तो आपके चांस 2 से 6% हो जाते हैं एक नर्सिंग ऑफ़िसर लेवल 7 की गवर्नमेंट जॉब लेने के। अगर आप सब कुछ टेक इन अकाउंट करोगे तो ये ऑड्स बहुत अच्छे हैं ऐसी ऐसी शानदार नर्सिंग ऑफ़िसर की जॉब लेने के लिए, क्योंकि आप कंपेयर करो इन्हें एलीट एग्ज़ाम्स के साथ। यूपीएससी, कैट, सीजीएचएल, सीएचएसएल, इन सब से आप कंपेयर करोगे तो बहुत ही अच्छे ऑड्स हैं फ्रेंड्स। आपको बिल्कुल नहीं डरना है, ये एक एग्ज़ाम है, हर 6 महीने बाद आता है। अभी तक के ट्रेंड के हिसाब से हर 6 महीने बाद एग्ज़ाम होता है। सीआरई में बाकी वैकेंसीज़ भी आ जाती हैं, जैसे सेकंड सीआरई में ईएसआईसी की वैकेंसीज़ आई थी। ये एक सिर्फ़ एग्ज़ाम है, अब आज नहीं तो कल होगा, आपके एफ़र्ट्स से होगा। आप एफ़र्ट्स कर रहे हैं, लक भी काफ़ी बड़ी चीज़ है, कभी भी कोई भी जो आपका आउटपुट आए, कोई रिज़ल्ट आए, आपको उस चीज़ को सिर्फ़ अपने ऊपर इतना पर्सनली नहीं लेना। चाहे सक्सीड हो, चाहे आप अनफॉर्च्यूनेटली फ़ेल हो गए उस एग्ज़ाम में, आपको लेकिन काफ़ी चीज़ों का ही मिक्स होता है ये, कि आपका उस टाइम पे प्रिपरेशन कैसा था, आपके एफ़र्ट्स, उसके बाद क्या लक था, एग्ज़ाम कैसा आया। जैसे सीआरई का सेकंड वाला जिसके अंदर सब कुछ ही पूछा गया था, एचआईवी, एड्स और टीबी की वजह से, बाय चांस किसी ने ना पढ़ा हो, तो उसके साथ तो काफ़ी अनफ़ेयर हो गया कि आपने एक ही एस्पेक्ट में से इतना सब कुछ पूछा। तो कभी भी इतना दिल पे नहीं लेना रिज़ल्ट को, ना तो सक्सेस आपकी अकेली होती है, क्योंकि उसमें आपके मेंटर्स, आपके लव्ड वन्स, आपकी मेहनत, लक सब कुछ साथ देता है। और उसी तरीके से ना फेलियर आपका अकेला होता है, क्योंकि एक तो वो अच्छी चीज़ भी है, आपको काफ़ी चीज़ें सिखा जाएगा, आपको और स्ट्रॉन्ग बनाएगा, और फेल वही होता है जो मैदान में उतरता है। सब्सीक्वेंट जो ज़्यादा फेलियर है वो उतनी ही मैसिव बाद में सक्सेस लेकर आता है, और कोई नहीं याद रखता उन चीज़ों को जब आप सक्सीड हो जाते हो। इन्हीं बातों को ये करते हुए, आप इन्हीं बातों को ध्यान में रख के आपको बिल्कुल डिसहार्टन नहीं होना है। मैंने अपने टाइम पर डॉर्सेट 6 के टाइम पर अपने आप को शीशे में खड़े होके एक स्टोरी बताई थी। स्टोरी नहीं, अपने आप को समझाया था, इट्स ऑल अबाउट द स्टोरी वी टेल आवरसेल्व्स। अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो, पॉजिटिव स्टोरी बताओ, एक पॉजिटिव फ्यूचर इमेजिन करो। अपने आप को इमेजिन करो जब आप एज़ अ नर्सिंग ऑफिसर एम्स में स्क्रब पहन के जा रहे हो, आई कार्ड वाई कार्ड लगा के जा रहे हो, उस चीज़ को इमेजिन करो। मैंने अपने आप से ये बात की थी कि आज अगर एग्ज़ाम में प्रिपेयर नहीं हूँ मैं, तो अगर 50 मार्क्स लाता और तैयार नहीं कर रहा हूँ और तैयारी नहीं कर रहा हूँ, तो 50 से कम ही आएँगे।
अब मैं प्रिपेयर करता हूँ तो हो सकता है मेरे 5 मार्क्स बढ़े, लेकिन मेरे 5 मार्क्स तो बढ़ेंगे। यही बोलते-बोलते मैं एग्ज़ाम में बैठा और नॉटसेट 6 के अंदर 255 जैसी एक एक डिसेंट रैंक मैंने अचीव की। तो आप भी ये सब कर सकते हो। एक मेरे जैसा एवरेज एस्पिरेंट अगर ये कर सकता है, तो आप सच में बहुत ईज़िली कर सकते हो, क्योंकि मैंने जैसे-जैसे कुछ एग्ज़ाम्स में सेटबैक्स लिए हैं, नॉटसेट 7 में तो जो रिज़ल्ट आया था, नॉटसेट 8 में मैंने 456 लिया, नॉटसेट 7 में इट वाज़ लाइक एस्ट्रोनॉमिकल रैंक के 3000 के भी पार चले गई थी। ऐसा नहीं है कि जो लगातार सक्सीड करते जा रहा है उसके लाइफ में फेलियर नहीं आते। मैंने भी 11 एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं, उनमें से 12th वाला एग्ज़ाम मेरा हाँ, क्वालिफ़ाई हुआ था, लेकिन इट वाज़ नॉट अ रैंक व्हिच वाज़ वर्थ एनीथिंग। देन वी हैव कंट्रोल करना है अपना एफ़र्ट, हमने बात कर ली है इस चीज़ पे। जैसा भी रिज़ल्ट आए यार, प्राउड होना है अपने ऊपर ना, क्योंकि बहुत सारे जनों से आप बहुत आगे हो, आपने करेज करके एग्ज़ाम दिया है। आप एग्ज़ाम में बैठे, आपने अचीव किया है कुछ, कि आप एग्ज़ाम में बैठे हो, कम्पीट किया है, लोग कॉम्पिटिशन में आए, उनका सर दर्द किया है आपने बैठकर, और बहुत बार तो आपने अचीव करके रैंक ही लाई है। एन्जॉय योर जर्नी यार, ये बहुत इम्पोर्टेंट ही मैं कहूँगा, क्योंकि मैं बैठकर प्रिपेयर कर रहा था ना, वो थोड़ा-सा मुश्किल टाइम लगता था कि जॉब के बाद आके प्रिपेयर करना पड़ रहा है। लेकिन आपको बहुत ग्रेटफुल रहना है। अब मैं बहुत ग्रेटफुल रहता हूँ, उस टाइम पे मेरे पास एक गोल था, आपके पास अभी एक एज़ अ एस्पिरेंट गोल है, पर्पस है लाइफ में। आप प्रोडक्टिव रह रहे हो, आप जर्नी एन्जॉय कर रहे हो, वो जो छोटे-छोटे ब्रेक्स बीच में लेते हो, वो जो छोटे-छोटे बीच में फ्रेंड्स के साथ चिट-चैट करते हो, थोड़ा वेंट आउट करते हो, ये सारी चीज़ें हो सकता है लाइब्रेरी में बैठकर आप प्रिपेयर कर रहे हो, वहीं पे हाथों के ऊपर सर रख के सो रहे हो, हाथ दर्द कर रहे हैं, उठ रहे हो, पावर नैप ले रहे हो, ये सारी चीज़ें आप बहुत मिस करोगे। ये जर्नी ही है, एंड रिजल्ट तक पहुँचने के बाद उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी आप वो जर्नी के ड्यूरिंग एन्जॉय कर लेते हो सारा का सारा। तो बिल्कुल एन्जॉय करते हुए पढ़ाई करनी है। ये एक जर्नी ही है, मैं कहूँगा, पहुँचने के बाद गोल पर उतनी खुशी नहीं मिलती जितना आप पहले एंटीसिपेट कर रहे होते हो। और इवन आई वुड से कि जब आप रीच कर जाते हो, देयर इज़ अ लिटिल बिट सेंस ऑफ एम्प्टीनेस कि यार अब मेरे पास वो प्रिपरेशन वाला तो खत्म हो गया। तो आपको लगे रहना है, अगर आप नेक्स्ट आपका एम्स है तो उसके लिए प्रिपेयर करना है। आप अपने घर के पास वाले एम्स में जाना चाहते हो या और कोई ड्रीम एम्स है, उसके लिए पढ़ना है। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बन गए हो अपने घर के पास वाले एम्स तक, तो आपको फिर सीआरई की प्रिपरेशन करके सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बनना है उसी एम्स में। लास्ट स्लाइड पर आना चाहूँगा, सब कुछ एंड करने से पहले आपको कहना चाहूँगा, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ यार, इतना मुश्किल नहीं है ये एग्ज़ाम। सिंपल थिंग्स करनी है हमें, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी नहीं अपनानी। एक ही प्लेटफॉर्म के साथ स्टिक होना है जो ट्राइड एंड टेस्टेड है। आई हैव बीन स्टिकिंग टू पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला बिकॉज इट हैज़ वर्क फॉर मी, नॉट इन 1 और 2 और 3 एग्जाम्स, इन 11 एग्जाम्स आई हैव बीन सिलेक्टेड और शॉर्टलिस्टेड। और दुआ करूंगा अपने लिए ही कि कुछ आगे आने वाले एग्जाम्स में ये नंबर बढ़े ही। आपको ये कहूंगा, आपको ये बस सिंपल स्ट्रेटजीज विद डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है। हर एक का प्रिपेयर करने का तरीका एक नहीं होता। अगर आप कन्वेंशनल विजडम या मेरे बताई हुई टिप्स ट्रिक्स से भी अलग तरीका है, बट इट्स वर्किंग फॉर यू, यू टू गो फॉर दैट। आपको अपनी गट फीलिंग और अपने तरीके से करना है, कंसिस्टेंटली करना है, डिसिप्लिन से करना है, और आप भी एक दिन मेरी ही तरह नर्सिंग ऑफिसर का रैंक ले लेंगे, फिर सीनियर, मेरे से ऊपर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर तक भी पहुंच जाएंगे। बस मेरी तरफ से यही है। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।